स्टेट बैंक को भी दबाव देके अपने कब्जे में करके मोदी सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 मार्च तक इसका रिपोर्ट दो हमको, और उसको टाल के एक समय लिया जा रहा है। और कल पता आपको चलेगा या परसों में कि जो डॉक्यूमेंट्स, जो पेपर मिलना था सुप्रीम कोर्ट को, वो पेपर डिलीट हो गया, गायब हो गया, डिस्टॉल्व हो गया, कहीं मिल नहीं रहा। ये आपको मिलेगा पता। ये सोची समझी साजिश। तो बीजेपी से लगाव ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को जब बीजेपी 2017 में लेके आई तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया साफ होगी, वो सिर्फ छलावा। और जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को उन्होंने लागू किया तो उसमें क्या किया कि पारदर्शी उसको नहीं बनाया। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड आप अगर चंदा देते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा उगाही करके उससे, और जो बड़े बड़े देश के कॉरपोरेट घराने हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको गलत ढंग से फायदा पहुंचाना है। मैं इस बात में नहीं हूँ, कॉरपोरेट घराने कई देशों में, दुनिया के कई मुल्कों में हैं, और वो देश का जो बजट है, देश का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उनमें उनकी भागीदारी है, नेशनल एक्सचेकर में वो भी ऐड करते हैं। लेकिन जो कानून कायदे हैं, जो तरीके हैं, किसी देश में आपने सुना है कि वहाँ जो चंदा देता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, उसके इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपा करके रखा जाए कि कौन दे रहा है? इस अगर आप जानते हो किसी देश का नाम और बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा करेंगे। आज आप देखिए ना, प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करते हैं? पहले क्या होता था, बजट में पैसे आवंटित होते थे कारखाने के लिए। अभी ये कहते हैं मैं आपको सौगात दे रहा हूँ। मैं बेगूसराय सुनने गया था, बेगूसराय में बता रहे थे कि मैं आपको कितने हजार का सौगात दे, 1,64,000। क्या तुम सौगात दे रहे हो? कारखाने बने हुए 3 साल हो गए। और एक कॉरपोरेट घराने में जितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ है दोनों की संपत्ति में, भारत के संपत्ति पर तमाम नागरिकों का समान अधिकार है, उनको बोलने का अधिकार है। अगर कोई बोलता उसको की जुबान बंद की रह जाती है। ये कहते हैं एक परिवार है। या मणिपुर में जिनका रेप हो रहा था, या इनके परिवार नहीं थे? या पूरे देश में जो ये हो रहा है, क्या इनके परिवार नहीं थे? उस समय मोदी जी का वोट लेने के लिए हमारा देश ही हमारा परिवार है। और जिस समय लोग मरते रहते हैं, जलते रहते हैं, बच्चियों के साथ रेप होता है, उस समय इनका परिवार चला जाता है। पूरी पार्लियामेंट कहती रह गई। अभी बात सुप्रीम कोर्ट की चली, उसी सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर और चल रहा है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स को लेकर। 6 मार्च तक का टाइम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एसबीआई को कि आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स जो आपने इशू किए या जितने रिडीम हुए उसकी डिटेल दीजिए। एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांग लिया। क्या एसबीआई या सरकार अप्रत्यक्ष रूप से ये चाह रही है कि इलेक्शन बीत जाए, उसके बाद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मुद्दा उठे? देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसमें भारत की सरकार वर्तमान में, मोदी सरकार आइडिया के मुताबिक, हम लोग जो संभावित आइडिया के मुताबिक बोल रहे हैं, 6,00,000 करोड़ रुपये का चंदा लिया है। स्टेट बैंक को भी दबाव देके अपने कब्जे में करके मोदी सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 मार्च तक इसका रिपोर्ट दो हमको, और उसको टाल के एक समय लिया जा रहा है। और कल पता आपको चलेगा या परसों में कि जो डॉक्यूमेंट्स, जो पेपर मिलना था सुप्रीम कोर्ट को, वो पेपर डिलीट हो गया, गायब हो गया, डिस्टॉल्व हो गया, कहीं मिल नहीं रहा। ये आपको मिलेगा पता। ये सोची समझी साजिश। भारत की सरकार अपना जो कारनामा उसका है, जो कुकर्म उसका है अर्थ के मामले में, उसको छिपाने के लिए ये सारी अपनी ताकत का इजहार कर रहा है। बतौर अभी जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, तमाम राजनीतिक दल इस लोकतंत्र में सबके सब भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं, सबके सबको, लेकिन जिनसे खतरा मोदी सरकार को है उसके यहाँ ईडी और सीबीआई
आज़ाद हिंदुस्तान 75 वर्षों के हिंदुस्तान में कई प्रधानमंत्री रहे, लेकिन किसी ने इस तरह का ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया? किसी ने नहीं किया। ये प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करके संघीय प्रणाली के तहत कारपोरेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए और संघ परिवार को मजबूत करने के लिए इस तरह के हथियार को अख्तियार कर रहे हैं। दूसरा एक पक्ष और है, मोदी जी जो कहते हैं, आप हम सुन रहे थे, आपने कहा था परिवारवाद, और मोदी जी ने यहाँ बेगूसराय आने के क्रम में और कहीं भी दूसरे जगह जाने के औरंगाबाद में कहा कि मेरा तो जनता परिवार है। दूसरा पक्ष उन्होंने कहा कि राम आएंगे। आप पता करके बता दीजिए, क्या अध्यात्मवादी लोगों के ऊपर ये तमाचा नहीं है कि राम को पैदा मोदी जी ने किया? राम तो पहले से, राम के पैदाइश मनुष्य हैं। अगर अध्यात्म में कहा जाए, राम को पैदा मोदी ने नहीं किया। ये कहते हैं हम राम के सेवक, राम के सेवक नहीं हैं, राम के नाम पर जब वोट लेने का सेवक बनते हैं, वोट लेंगे राम की राज, राम की राज में। दूसरी बात है कि मोदी जी परिवार जहां जिसको कह रहे हैं, वो 1 अरब 40 करोड़ जनता उनका परिवार नहीं है। उनका परिवार 500 से 1100 कुछ है, मुझे उतना अभी नहीं पड़ रहा है, 1100 परिवार जो काफी धनाढ्य वर्ग हैं, पूंजीपति हैं, कारपोरेट सेक्टर में उनकी पहचान बनी हुई है, वो हैं अदानी अंबानी जैसे ग्रुप के, वो ग्रुप ही उनका परिवार है। अगर आप भड़किएगा नहीं साहब की तरह तो हम एक काउंटर आपसे पूछना चाहेंगे। अगर अडानी अंबानी, या इससे पहले मैं बात करूं अगर आज़ादी के बाद, तो डालमिया ग्रुप का आपको किस्सा याद होगा। फिरोज गांधी जो कांग्रेस परिवार के दामाद, नेहरू गांधी परिवार के, उन्होंने उस समय डालमिया ग्रुप का ऐसा, उसके बाद बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप, आज अडानी और अंबानी। हर दौर में कोई ना कोई कॉरपोरेट ऐसा रहा है जिसको विपक्ष ने सत्ता दल के साथ जोड़ा है। सत्ता दल का कहना है कि अगर कॉरपोरेट्स नहीं रहेंगे तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी ही जॉब प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो कॉरपोरेट से परेशानी है या कॉरपोरेट के काम करने से परेशानी है? अगर कॉरपोरेट नहीं होगा तो जॉब कैसे होगी? देखिए, ये सवाल साफ है। ये सवाल ऐसा बनता है कि भारत के अंदर में 1885 से लेकर के और 1920 तक में आज़ाद, जिस समय गुलाम भारत था, उस समय मजदूर आंदोलन जो बढ़ा और उसके बदौलत मजदूरों के बीच में लड़ाई हुई। ब्रिटानिया हुकूमत के दरमियान में 1920 ईस्वी में, मैं संक्षेप में ले जा रहा हूँ, 1920 ईस्वी में ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना हुई। उस समय दूसरा कोई ट्रेड यूनियन नहीं था, और उसके आधार पर 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बना। और उसके बाद हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, 1947 में विवाद अधिनियम डिस्ट्रीब्यूट एक्ट बना, 1948 में फैक्ट्री एक्ट बना, और इसके 44 श्रम कानून, जो श्रम कानून थे वो 44 श्रम कानून थे। और उस 44 श्रम कानूनों को मोदी की सरकार 4 कोड में बदलने के लिए प्रस्ताव ला दिया और उस पर बदलने का काम कर रहा है। एक बात इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। समय तो भी कम है तो ये कर रहा है मोदी की सरकार। तो आप बता सकते हैं कि क्या पूंजीवाद को उस समय, नेहरू जी के समय में, इंदिरा जी के समय में, और लेफ्ट की ताकत जब थी, तो पूंजीवाद का विकास कारपोरेट सेक्टर हो, लेकिन मजदूरों का कानून उस कारपोरेट सेक्टर के अंदर में काम करने वाले मजदूरों को भी उचित अधिकार मिले, ऐसा कानून भी बनाया गया। और आज मोदी के सरकार में कम हो रही है। तो ये मोदी के सरकार कारपोरेट का पक्ष लेके उसके पक्ष में कानून बना रही है, आम जनता को ठगने का काम कर रही है। सर, सीधा मेरा सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि यह संवैधानिक है, आर्टिकल 19(1) का हनन है। आप कैसे देखते हैं? और एक ADR की रिपोर्ट भी आई कि 2022-23 में सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को दिया गया,
तो कॉरपोरेट को बीजेपी से लगाव ज़्यादा है, या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को जब बीजेपी 2017 में लेके आई तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया साफ होगी, वो सिर्फ छलावा भर था? देखिए, इस पर तो ये बहुत स्पष्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग, और गलत बेनिफिट कॉरपोरेट घरानों को दे रहे हैं। ये जो परिस्थिति बनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसका अपना एक संविधान है, और उस संविधान की शपथ लेकर के हम सरकार बनाते हैं, केंद्र में, राज्यों में और दूसरे जगह पदों पर जाते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी जो बात है वह होनी चाहिए कि हम संविधान की रक्षा करें। संविधान के जो प्रेम्बल्स हैं, संविधान में जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का हम अनुपालन करें, सरकार का पहला कर्तव्य है। उसके बाद उसका दूसरा कर्तव्य है कि अच्छा प्रशासन देना। मैं दोनों चीज़ को देखता हूँ। जब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है यह जिस समय लागू हुआ उसी समय इनकी मेजॉरिटी थी, और इस मेजॉरिटी का लाभ उठाकर इन्होंने लागू किया। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्होंने लागू किया तो उसमें क्या किया कि पारदर्शी उसको नहीं बनाया। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आप अगर चंदा देते हैं तो आपका नाम स्पष्ट हो के आना चाहिए, इसमें क्या गलत है। लेकिन उसी समय यह स्पष्ट कर रहा था कि ये उसके तरफ से कुछ अपना खेल करना चाहते हैं, और इसमें लाखों करोड़ों रुपये का फेरबदल किया गया है। अब हमको आश्चर्य लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पूरी तरह एक सरकारी संस्थान है, और जो भी कॉरपोरेट घराने हों या आप हों, हम हों, छोटे लोग हों, बड़े व्यवसायी हों, जो भी चुनावी चंदा देते हैं वो चुनावी चंदा का रिकॉर्ड उनके पास होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास रिकॉर्ड है, डिस्क्लोज करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन एक रिकॉर्ड होता है। और उस रिकॉर्ड को जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि आप उसको सबमिट कीजिए तो उसमें 16 सप्ताह का समय मांग रहे हैं, जब 6 मार्च तक का उनका समय दिया गया था। 22,000 ही ऐसे केस हैं। अगर 22,000 ऐसे केस हैं, उनको ऐसे भी किया जाता तो ज़रूरत नहीं थी 16 सप्ताह लेने की। लेकिन ये किसी न किसी तरह उसको चुनाव के बाद टाल कर पहुँचाना चाहते हैं, और यह इस देश का सबसे बड़ा स्कीम है। इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा उगाही करके उससे, और जो बड़े बड़े देश के कॉरपोरेट घराने हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको गलत ढंग से फ़ायदा पहुँचाना। मैं इस बात में नहीं हूँ, कॉरपोरेट घराने कई देशों में, दुनिया के कई मुल्कों में हैं, और वो देश का जो बजट है, देश का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उनमें उनकी भागीदारी है, नेशनल एक्सचेकर में वो भी ऐड करते हैं। लेकिन जो कानून कायदे हैं, जो तरीके हैं, किसी देश में आपने सुना है कि वहाँ जो चंदा देता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, उसके इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपा करके रखा जाए कि कौन दे रहा है? अगर आप जानते हो किसी देश का नाम तो आप बोलिए, मैंने नहीं सुना ऐसा। तो सब प्रश्न यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इलेक्टोरल बॉन्ड को जो चालू किया, इसके उसी समय इसमें निहित था कि हम इसको गौन रख करके और बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा करेंगे। आज आप देखिए ना, प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करते हैं? पहले क्या होता था, बजट में पैसे आवंटित होते थे कारखाने के लिए। अभी ये कहते हैं मैं आपको सौगात दे रहा हूँ। मैं बेगूसराय सुनने गया था, बेगूसराय में बता रहे थे कि मैं आप इतने हजार का सौगात दे, 1,64,000। 1,64,000 क्या तुम सौगात दे रहे हो? कारखाने बने हुए 3 साल हो गए, कारखाने में प्रोडक्शन हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, जितना ज़्यादा चीज़ है सबको जोड़ करके, और फिर सौगात किस बात का? जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा आप ले करके विकास के काम में दे रहे हो, तो आप हमको सौगात दे रहे हो? ये जनता के पैसे पर घूम घूम कर वोट मांगते हैं। और आपको बता दें, ये स्पष्ट रूप से मैं क्यों कहता हूं कि कॉरपोरेट घरानों के लिए इन्होंने किया है। अभी तक भारत के आज़ादी के बाद के इतिहास में जितना बड़ा अंतर एक गरीब में और एक कॉरपोरेट घराने में, जितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ है दोनों की संपत्ति में। भारत के संपत्ति पर तमाम नागरिकों का समान अधिकार है, उनको बोलने का अधिकार है। अगर कोई बोलता उसको उनकी जुबान बंद की जाती है। ये कहते हैं एक परिवार है, क्या मणिपुर में जिनका रेप हो रहा था क्या इनके परिवार नहीं थे? क्या पूरे देश में जो ये हो रहा है क्या इनके परिवार नहीं थे? उस समय मोदी जी का वोट लेने के लिए हमारा देश ही हमारा परिवार है।
और जिस समय लोग मरते रहते हैं, जलते रहते हैं, बच्चियों के साथ रेप होता है, उस समय इनका परिवार चला जाता है। पूरी पार्लियामेंट कहती रह गई कि मोदी जी आप जाके वहाँ विजिट कीजिए, इसको शर्म आनी चाहिए। ये चुपचाप कॉरपोरेट घरानों का पोषक और उनके तलवे चाटने वाला यह सबसे बड़ा माहिर आदमी है, जो बहुरूपिया के तरफ विभिन्न ड्रेसों में हमारे बीच आता है और धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगा करा करके लोगों का वोट मांगता है। इसके सिवा इसका कोई काम नहीं है। सत्ता में किसी तरह आम जनता को लड़ा करके उसमें फूट पैदा करके बने रहो, इसके सिवा कुछ नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये पैसा चुराने का एक तरीका है जो लोगों में नहीं जाए इसका हिसाब, और हम अधिक से अधिक पैसा लेकर करें। अभी क्या है, अभी जो एक मिनट में आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हजारों किलोमीटर वो घूम रहे हैं और जगह जगह लोग मीटिंग दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। किसके पैसे से? किसके पैसे से? तो पार्टी का चंदा, पार्टी का चंदा नहीं है। यहाँ जो आए हैं वहां पर वो सभी सरकारी पैसे से आए हैं, वो अभी पीएम को भी फंड से नहीं आ रहे हैं। क्या पीएम तो आ ही सकते हैं ना? पीएम आवे, हम कहाँ आने के लिए कहते हैं, लेकिन चुनाव जो है, आप जब व्यक्तिगत चुनाव भाजपा का वोट मांगते हैं तो आपको अधिकार नहीं है। आप वोट तभी मांग सकते हैं जब आप उसी काम के लिए आइए। उसके लिए आपको हमारे टैक्स पेयर के पैसा ले करके और आप कमल छाप पर वोट मांगते चलिए और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। भाई साहब, अंतिम मैं सवाल आपसे लेना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे क्लोज करेंगे। साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है, और दूसरा उसी में संक्षेप में जवाब कि क्या सिर्फ विकास परियोजनाओं, लोकार्पण और शिलान्यास पर के नाम पर बीजेपी के लिए सिर्फ वोट मांगने का काम हो रहा है? पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड और फिर 17 में फिनांस मिनिस्टर अरुण जेटली थे और ये बिल पार्लियामेंट में अरुण जेटली लाए थे। उसके पीछे जेटली साहब की ये सोच थी कि चंदे का पैसा किस तरह से गोलमाल किया जाए जो जनता के बीच नहीं जाए। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ और उसके पीछे सीधी एक लाइन में हम इसको समअप कर दे रहे हैं कि बैंक को, आरबीआई को कहा गया कि आप इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, या तो चुनाव आयोग के पास इसका हिसाब होगा या बैंक के पास हिसाब होगा। किसी भी राजनीतिक दल को इस पैसे का हिसाब नहीं दिया जाएगा और जनता के बीच इस पैसे का हिसाब नहीं जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि बेगूसराय का जो राजनीतिक माहौल है और बेगूसराय में कितनी विकास की धारा बही है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से लेकर भाजपा का जो कैंपेन चल रहा है, मैं भी मोदी का परिवार, उस तक पर टिप्पणी आई और किस तरीके से विपक्ष पीएम मोदी के सामने टिका हुआ है और उसकी क्या रणनीति होने वाली है, इस पर भी बातचीत हुई। अब लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। जो भी हो, देश का सामाजिक लोकतंत्र मजबूत रहे और जो चुनावी प्रक्रियाओं में जनता को संदेह है, चुनाव आयोग को आगे आकर उस संदेह को दूर करना चाहिए। समय कितना भी लगे, लेकिन देश का लोकतंत्र मजबूत रहे। मैं राकेश मोहन सिंह, प्रजाहित के लिए बेगूसराय से, धन्यवाद।